Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 2, week 11. Last time we have been discussing about Ethernet and layer 2 technologies. और उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा। मीडिया एक्सेस टेक्नोलॉजीज को पढ़ा। मीडिया एक्सेस के कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, कुछ बेसिक्स हमने कवर की। अब जो है वो हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क लेयर यानी कि लेयर 3, जिसको मिडल लेयर भी कहा जाता है। टीसीपी आईपी मॉडल में ये मिडल लेयर है, यानी कि 2 लेयर्स के ऊपर या 2 नीचे, तो मिडल लेयर कहलाती है। वन ऑफ माय फेवरेट, और इसमें हम इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। हम देखते हैं कि क्या इसकी जो है ना मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या इसकी हैं। वैसे आउटलाइन में हमने जो है सबसे पहले तो सर्विसेज देखेंगे, फिर पैकेट स्विचिंग, और फिर परफॉर्मेंस पे जाएंगे, IPv4 एड्रेसिंग, और फिर आखिर में फॉरवर्डिंग के ऊपर हम जाएंगे। इस चैप्टर में तो हमने ये करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। तो नेटवर्क लेयर की जो एक तो ये है कि इसकी जो मेन काम है वो ये है कि जो लेयर 4 है, लेयर अबव इट, वहाँ से जो डाटा आ रहा है उसको फॉरवर्ड करना, और एंड टू एंड। देखिए, ये पहली लेयर है जो एंड टू एंड होगी। इससे पहले जो हमने फिजिकल लेयर के बारे में चीज़ें पढ़ी वो हॉप टू हॉप थी, हर हॉप पे चेंज हो रही थी। ऐसे ही जो हमने इससे पहले लेयर 2 पढ़ी, और उसमें जितने भी प्रोटोकॉल पढ़े वो सब हॉप टू हॉप। किसी प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो एंड टू एंड नहीं है, मतलब सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक दरमियान में अगर कोई 4-5 राउटर आते हैं, या फिर बहुत एक लंबा पाथ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से कोई मेल का कोई फाइल सेंड करते हैं, इट्स अ लॉन्ग पाथ। अब उस सारे पाथ में एंड टू एंड जो प्रोटोकॉल हमने जो देखने हैं वो सबसे पहले ये लेयर 3 में हम पढ़ेंगे। इसके ऊपर जितने भी प्रोटोकॉल आएंगे लेयर 3 पे, लेयर 4 पे, लेयर 5 पे, वो सब एंड टू एंड है। लेकिन जो हमने इससे पहले पढ़े हैं वो सब हॉप टू हॉप है। तो अब इस वक्त हम आप देखेंगे कि हम पूरे नेटवर्क को फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा करेंगे। उस तरीके से नहीं देखेंगे जिस तरह हम पहले देख रहे थे। पहले हम हॉप टू हॉप देख रहे थे, हम सिर्फ 2 नोड्स की बात करते थे, सेंडर और रिसीवर। अब हम मिडल की बात भी किया करेंगे कि कहाँ कहाँ से पैकेट होकर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि एक कंप्यूटर से निकल के स्विच पे चला जाए, स्विच से दूसरे स्विच पे, और इवेंचुअली वो किसी राउटर में पहुंच जाए, ये था। और हमने देखा था कि लेयर 2 पे जो डिवाइस काम करती है वो स्विच कहलाता है। ठीक है जी बात। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिगर 18.1 से देखते हैं कि इसमें अगर आप देखें, इलेबोरेट वो कर रहा है कि एलिस जो है वो बॉब से कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें, और एलिस जो है वो जो पैकेट भेज रहा है उसमें जो नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन है वो जो वो डाल रहा है वो थ्रू आउट सेम रहेगी। पहले तो बात की है बॉब तक पहुँचने में वो चेंज नहीं होगी। तो अगर आप देखें यहाँ पे गौर से जरा इसको आप मुलाहिजा फरमाएं कि नेटवर्क लेयर पे जो उसने हेडर अटैच किया और उसके बाद उसने R2 को भेजा। अच्छा, जब एलिस से वो चीज़ यानी कि राउटर R2 तक पहुंची तो दरमियान वो जारी बात है डायरेक्ट तो नहीं पहुंचेगी, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एलिस एंड राउटर R2। तो डेफिनेटली वो स्विचेस के थ्रू होती हुई एक स्विच, 2, 3, 4, 5 जितने भी रास्ते में स्विच आएंगे उन सब के थ्रू होगी। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि राउटर का हर इंटरफेस एक अलग नेटवर्क होता है। इट मीन्स कि जो ये वाला हिस्सा है, ये नेटवर्क एक अलग हिस्सा है, ये पूरा एक अलग नेटवर्क है। जी हाँ। तो इस नेटवर्क में ये पैकेट जो है वो यहाँ से निकलेगा और ये स्विच से होता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। अच्छा, जब तक वो पैकेट इस नेटवर्क के अंदर है तो कोई राउटर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और जो पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है वो आईपी की बेस पे नहीं हो रहा, बल्कि किसकी बेस पे हो रहा है जी? वो पैकेट फॉरवर्डिंग हो रही है मैक एड्रेस की बेस पे। क्योंकि हमें पता है कि जो है बेसिकली लैन है, और लैन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी होती है, अगर आपको पता हो, हमने बात की थी लैन की जो टेक्नोलॉजी है वो है ईथरनेट। और भी हैं, हमने बात की थी फिडी और इस तरह बहुत सारी, लेकिन टोकन बस, टोकन रिंग, लेकिन उसमें ईथरनेट जो है वो सबसे अहम है, जो कि लैन टेक्नोलॉजी हमने इसको थोड़ा सा पढ़ा भी था। तो बाहर क्या नहीं होता है, एड्रेस जो पैकेट भेजा वो स्विचेस से होता हुआ, और स्विचेस लेयर 2 के हेडर को पढ़ते हुए मैक एड्रेस को देखते देखते उसको यहाँ तक R2 तक फॉरवर्ड कर। ठीक है जी बात। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जो है बेसिकली ये ईथरनेट है, ETH में लिखता हूँ इन शॉर्ट, ETH ईथरनेट, ये ईथरनेट है। अच्छा, और पैकेट जो है वो मैक की बेस पे यहाँ तक पहुँच गया। पैकेट जो है वो इस पाथ से होता हुआ ये राउटर R2 तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब राउटर R2 जो है वो पहली डिवाइस है जो लेयर 3 की इंफॉर्मेशन तक रीड करेंगी। इससे पहले जो है जितनी भी डिवाइसेस थी उन्होंने खाली
फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर का हेडर पड़ा था। राउटर R2 जो है वो फिजिकल लेयर का ही पड़ेगा और उसको रिमूव कर देगा आफ्टर रीडिंग इट, और उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद, और फिर इसी तरीके से डाटा लिंक लेयर का भी हेडर वो रीड करेगा, उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उसको भी वो रिमूव कर देगा। फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर का वो हेडर जो है उसको वो रीड करता है, सिर्फ इसको रिमूव नहीं करेगा, बिकॉज ये हेडर अनचेंज रहेगा फ्रॉम एंड टू एंड, इसमें चेंज नहीं होना, ये कोई रिमूव नहीं करता है इसको। अच्छा, तो ये हेडर जो है इसको फॉरवर्ड किया जाएगा आगे, सॉरी, ये एज इट इज रख के नया डाटा लिंक का हेडर और नया फिजिकल लेयर का हेडर लगा के पैकेट को आगे भेज दिया गया, और अब पैकेट जो है वो R4 से कहाँ जा रहा है जी, R5 के पास। देखें R4 से R5 की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि R4 और R5 जो है उनके दरमियान, अच्छा इसी तरीके से वो R2 से R4 आया था, लेकिन हम जरा यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, R2 और R4 के दरमियान में देयर इज अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक, ये देख रहे हैं आप, देयर इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक R2 एंड R4 के दरमियान में। अच्छा, लेकिन तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट R2 से R4 आएगा, दरमियान में कोई और डिवाइस नहीं आई। लेकिन अगर आप यहाँ देखें R5 को, अगर R4 और R5 के दरमियान में देखें तो पैकेट जो है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पे इस पूरे नेटवर्क के थ्रू यहाँ से होता हुआ ऐसे वो आएगा, ऐसे R5 तक। तो आप देखिए ये क्या है, राउटर का जो एक इंटरफेस, मैंने कहा था हर इंटरफेस एक अलग नेटवर्क होता है, इसका मतलब है कि ये इंटरफेस यहाँ से लेकर और राउटर के इस इंटरफेस तक ये सारा, ये सारे का सारा एक नेटवर्क है। इसमें जो है वो आपका ये भी शामिल है, याद रखिएगा, ये भी शामिल है, ये इसका ये वाला इंटरफेस भी शामिल है। तो ये सारे का सारा एक ही नेटवर्क है, क्योंकि ये सब के सब एक ही स्विच नेटवर्क के साथ स्विच वैन, अच्छा ये लैन थी और ये क्या है, ये वैन है, ये वैन। तो यहाँ पे कौन सा स्विच होंगे, यहाँ पे वो स्विच होंगे जो वैन में इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, वैन के अंदर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी। और वैन में कौन सी इस्तेमाल होती है, हमने बात की थी जी, वैन में यहाँ पे एम वो हो सकता है, फ्रेम रिले हो सकता है, FR में लिखता हूँ, फ्रेम रिले हो सकता है यहाँ पे ATM हो, ATM टेक्नोलॉजी हो, समझा रही है बात। अच्छा, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग हो यहाँ पे, बेसिकली ये भी हो सकता है। तो ये बेसिकली जो यहाँ पे ये वो नेटवर्क है जो इस सारे में वो काम करेंगे। तो ये बेसिकली स्विच नेटवर्क के थ्रू होता है। और अच्छा, इसके अंदर R4 के इस इंटरफेस से लेकर इस इंटरफेस तक जो पैकेट पहुंचेगा वो स्विच होके आएगा स्विचेस के ऊपर से। अच्छा, जो स्विच है वो तो लेयर 2 पे काम करते हैं, तो ये सारे जो स्विच हैं ये लेयर 2 पे काम करेंगे। और जो फॉरवर्डिंग होगी, अब चूंकि ये वैन है तो मैक की बेस पे नहीं होगी, बल्कि किसकी बेस पे होगी, ये होगी, अगर तो ये सर्किट स्विचिंग है तो वो सर्किट जो होता है ना, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर होता है VCI, उसकी बुनियाद पे होगी, या कोई और लेबल्स की बुनियाद पे होगी, ठीक है। IP की बुनियाद पे फॉरवर्डिंग नहीं होगी। R4 ने IP की बुनियाद पे फॉरवर्ड किया, लेकिन जो ये स्विचेस हैं ये तो लेयर 2 पे काम करते हैं, तो ये सिर्फ लेयर 2 के हेडर में जो इन्फॉर्मेशन है उसको देख के यहाँ तक पहुंचाएंगे, इसको R5। अच्छा, अब तो R5 पे पहुंच गया। सिमिलरली R5 और R7 के दरमियान में देयर इज आल्सो अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज देखें, ये जो नेटवर्क लेयर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगाई गई थी वो यहाँ पर पहुंचने के बाद रीड हुई, उसको रिमूव नहीं किया गया, यहाँ पे भी वही पहुंची, यहाँ पर भी वही पहुंची, उसको रिमूव नहीं किया गया, यहाँ भी रिमूव नहीं किया गया। तो इस तरीके से R7 तक आने के बाद यानी कि जो नेटवर्क लेयर की इन्फॉर्मेशन थी उसको एज इट इज रखा गया, उसको चेंज नहीं किया गया। अब वो R7 से जो है वो इस स्विच के थ्रू होते हुए ये बॉब तक पहुंच गई। इस तरीके से अब बॉब जो है वो इस इंफॉर्मेशन को रिमूव करेगा, ये उसको रिमूव कर देगा। इसने डाटा लिंक लेयर को भी रिमूव किया होगा, इसको भी, तो ये इन सब को रिमूव कर लेगा बॉब, क्योंकि उसने आगे इसको प्रोसेस करना है फर्दर, उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर इनको भी वो देखेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस इंफॉर्मेशन के अंदर, इस सारी ये जो स्लाइड के अंदर क्या शो हो रहा है कि एक तो आप देखिए कि पैकेट जो है वो लैन से निकला और फिर राउटर से होता होता दरमियान में वैन भी आई, उसको क्रॉस करता हुआ फिर वो बॉब तक पहुंची। एक बात तो ये है। लेकिन अगर आप देखिए इसको फॉरवर्डिंग जिस तरीके से हो रही है, अब स्विचेस को अगर हम इग्नोर करते हैं दरमियान में, तो पहली फर्स्ट हॉप क्या है, फर्स्ट हॉप है LS से R2 राउटर तक, ये फर्स्ट हॉप हो गई। दूसरी हॉप क्या है, R2 से R4। थर्ड हॉप क्या है, R4 से R5। और फोर्थ हॉप क्या है, R5 से R7। और फिफ्थ हॉप क्या है, यहाँ से R7 से बॉब तक। तो ये आपकी सेकंड हॉप है, ठीक है जी बात। ये हमारी थर्ड हॉप है, ये फोर्थ हॉप है, और ये फिफ्थ हॉप।
ठीक है जी बात, 5 हॉप्स। अच्छा, आमतौर पे हम जो ये इस तरफ से हमारे पास होता है कि हॉप जो काउंट होता है वो हम इस तरह काउंट करते हैं कि जितने दरमियान में राउटर आते हैं। तो अगर नंबर ऑफ राउटर्स की बुनियाद पर देखें तो ये पहला राउटर है 1, ये सेकंड राउटर है, और ये थर्ड राउटर है, और ये फोर्थ। तो दरमियान में 4 राउटर आए। ठीक है जी बात। तो हम कहेंगे कि देर आर 4 राउटर्स, यानी कि 4 एलएस जो है वो बॉब से 4 हॉप्स अवे है, 4 हॉप्स। ठीक है, राउटर के रिस्पेक्ट से। अदरवाइज वो 5 हॉप्स अवे है। बिल्कुल ठीक है, 5 हॉप हम इसे कहेंगे। ठीक है जी बात। तो ये अच्छा, अब मैं आपको जरा इस चीज़ का प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, इफ यू कैन सी ये, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रेसर्ट। ट्रेसर्ट के नाम से कमांड है, www.google.com। तो ये उसने सबसे पहले क्या किया, google.com का उसने आईपी एड्रेस तलाश किया, वो ये है google.com। उसके बाद उसने पैकेट कहाँ भेजा, हमारे फर्स्ट राउटर को, जो हमारा ये होम राउटर जो ये लगा हुआ है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर है पीटीसीएल का। उसके बाद सेकंड हॉप क्या है, वो इस वाले राउटर पे गया जिसका आईपी एड्रेस ये है। फिर उसके बाद वो इस पे गया, यानी कि ये 1 2 3 4 ये 5th हॉप है। हम देखते हैं कि कितनी हॉप्स के बाद वो पैकेट जो है वो पहुंचेगा एक्चुअली google.com पे। और हम पता लगा सकते हैं कि हमारे और google.com के सर्वर के दरमियान में कितने राउटर्स हैं, ये हम पता लगा सकते हैं। तो लेट्स सी कि कहाँ जाके ये बात रुकती है। तो ट्रेसर्ट जो है कमांड, ये कमांड आपको बता देती है कि आपके और किसी भी और नोड के दरमियान में कितने राउटर्स हैं। क्योंकि अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा जी, 11 हॉप्स हो गए। अब देखें आप अगर, ठीक है जी बात, 12वीं हॉप है ये। इट मींस देयर आर 12 राउटर्स इन बिटवीन। तो ये असल में स्विचेस नहीं दिखा रहा, क्योंकि स्विचेस तो आईपी पे काम ही नहीं करते ना। आईपी एड्रेस तो राउटर देखता है। तो अगर आप देखें 13 हॉप्स हैं, इट मींस देयर आर 13 राउटर्स इन बिटवीन अस, देखिए मी माई कंप्यूटर तो यूनिवर्सिटी में है, और google.com। ये है जी बेसिकली, ये हॉप्स आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम, आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं। तो सबसे पहला काम जो नेटवर्क लेयर का है वो है पैकेटाइजेशन, यानी कि जो डाटा उसने रिसीव किया है लेयर 4 से, उसको पैकेट्स की फॉर्म में तब्दील करना। जैसे लेयर 2 जो है वो क्या करती है जी, फ्रेमिंग करती है, फ्रेम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जो वो डाटा रिसीव करती है फ्रॉम लेयर 3। तो लेयर 3 जो है वो पैकेट बनाने के बाद लेयर 2 को दे देती है, और लेयर 2 उसको फ्रेम बनाती है। लेयर 1 क्या करती है, अगर आपको याद हो, लेयर 1 क्या करती है, लेयर 1 उस फ्रेम को लेके वो जो इनकोडिंग टेक्निक्स है, इनकोडिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए उस फ्रेम को या उन बिट पैटर्न को वो कन्वर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं जो एक्चुअली ट्रेवल करेंगे मीडियम के ऊपर, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर, अगर फाइबर है तो वो उसको कन्वर्ट करेंगे लाइट सिग्नल में। तो वहाँ पे वो इनकोडिंग टेक्निक्स हमने देखा ना, मैनचेस्टर और पता नहीं कौन कौन सी जो देखी थी हमने, वो वाली टेक्निक्स यहाँ पे लाइन कोडिंग कहते हैं उसको। लाइन कोडिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल होती है उसको फिजिकल लेयर के ऊपर उसको एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो अलग बात है। लेकिन लेयर 3 के ऊपर क्या होता है जी, पैकेटाइजेशन होती है। जो डाटा आया है उसको पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, और ये पैकेट जो है ये एंड टू एंड सेम रहेगा। इसके अंदर जो हेडर है लेयर 3 का वो चेंज नहीं होगा। तो ये इनकैप्सुलेट करता है पेलोड को इन अ नेटवर्क पैकेट एट सोर्स, और डी कैप जब आप जाएंगे रिसीवर वाली साइड पे, तो वहीं पे ये लेयर 3 क्या करेगी, उस लेयर 3 के हेडर को रिमूव करके उसको रीड करने के बाद उसमें जो पेलोड है उसको ऊपर लेयर 4 जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसको हैंड ओवर कर। ये भी इसका काम है, पैकेटाइजेशन, पैकेट्स बनाना। इसके लिए हम इसका पैकेट का फॉर्मेट भी देखेंगे कि इसका लेयर 3 का जो हेडर है वो कैसा होता है। हमने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के ईथरनेट का हेडर हमने देखा था, HDLC का देखा था, PPP का देखा था। हमने बहुत सारे जो लेयर 2 के प्रोटोकॉल उनके हेडर देखे थे। अब हम देखेंगे कि लेयर 3 के जो प्रोटोकॉल उनके हेडर कैसे हैं। ठीक है जी बात, लेयर 3 का हेडर कैसा होता है वो भी हम देखेंगे, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, one duty of the network is to carry a payload from source to destination without changing it। मतलब बगैर चेंज किए उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये इसका काम है। तो मेन जो अगर आप देखें उसकी जो काम है ड्यूटीज नेटवर्क लेयर की, वो यही है, 3 है। पैकेटाइजेशन, पैकेट करना, और राउटिंग और फॉरवर्डिंग करना।
अब राउटिंग और फॉरवर्डिंग में क्या होता है डिफरेंस, ये हम बात कर लेते हैं जिसके ऊपर। राउटिंग और फॉरवर्डिंग में डिफरेंस क्या है? अगर आप देखें, जब पैकेट जो है वो एलिस के कंप्यूटर से निकला तो वो सबसे पहले ये स्विच से होता हुआ राउटर R2 तक पहुंचा। तो इसका मतलब एलिस ने जो फॉरवर्ड किया, फर्स्ट हॉप क्या थी, वो राउटर R2 के पास आया। तो एलिस ने फॉरवर्ड किया टुवर्ड्स R2। R2 ने अपने पास एक टेबल होगा जिसको राउटिंग टेबल कहते हैं, उसको कंसल्ट किया और पता लगाया कि इसको हमने नेक्स्ट किस इंटरफेस की तरफ निकालना है। तो उसको पता लगा कि R4 की तरफ निकाल दो। R4 ने अपना टेबल कंसल्ट किया, तो यानी कि R2 ने R4 को फॉरवर्ड कर दिया, R4 ने R5 को फॉरवर्ड कर दिया। तो आप देख रहे हैं फॉरवर्डिंग जो है वो हर स्टेप के ऊपर हो रही है। फॉरवर्डिंग ये होता है कि टेबल को देख के ये पता लगाना कि अब जो पैकेट रिसीव हुआ है इसको नेक्स्ट कहाँ फॉरवर्ड करें। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग। और राउटिंग जो है वो एंड टू एंड है कि पैकेट जो है वो आपका एलिस से निकला और बॉब तक पहुंचा। और ये राउटिंग किसे कहते हैं कि वो फॉरवर्ड रास्ते में बार बार फॉरवर्ड होता होता वहां तक पहुंच गया जी, बॉब तक पहुंच गया। तो एलिस ने फॉरवर्ड किया और R2 को, R2 ने R4 को, R4 ने R5 को, R5 ने R6 को, सॉरी 7 को, और R7 ने बॉब को। तो ये फॉरवर्डिंग हुई। और राउटर बेसिकली राउटिंग हुई एलिस से लेके बॉब तक, इन पैकेट्स की राउटिंग हुई। ठीक है, तो जो सीक्वेंस या सीरीज ऑफ फॉरवर्डिंग एक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं राउटिंग। इस चीज को ओवरऑल राउटिंग कहा जाता है। और हर, अगर राउटर के लिहाज से देखेंगे, किसी एक राउटर के ऊपर बैठ के एक राउटर के रेफरेंस से देखें तो वो फॉरवर्डिंग है, अगर ओवरऑल देखें तो ये राउटिंग कहलाती है। जी, हम इसको देख चुके थे, आगे चलते हैं। तो ये है डिफरेंस। तो ये कहता है फॉरवर्डिंग क्या है, डिलीवरी टू द नेक्स्ट नोड, तो बस नेक्स्ट उसको भेजना, ये है फॉरवर्डिंग। A router uses a forwarding table to decide which interface a packet will exit, कि किस इंटरफेस से उसको आउट करना है। राउटिंग क्या है, एंड टू एंड डिलीवरी, अ सीरीज ऑफ फॉरवर्डिंग एक्शन, ये कहलाती है फॉरवर्डिंग। तो हमारे पास जो राउटर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, उसके पास जब पैकेट आता है तो वो उसमें से चेक करता है बेसिकली कि फॉरवर्डिंग के लिए डाटा के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उसको वो टेबल में कंसल्ट करता है, वो लगाता है कि अच्छा वैल्यू जो है वो इस एंट्री से मैच हुई है, और ये कहती है कि उसको आउटपुट इंटरफेस 2 पे आउट करते हैं। तो पैकेट को पोर्ट नंबर 2 पे आउट कर दिया गया, या इंटरफेस नंबर 2 पे आउट कर दिया गया। अच्छा, तो ये जो फॉरवर्डिंग है बेसिकली पैकेट की, ये दो तरीके से की जाती है। एक पैकेट स्विचिंग के जरिए से की जा सकती है, और एक वर्चुअल सर्किट स्विचिंग के जरिए से की जा सकती है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि वर्चुअल सर्किट स्विचिंग जो है बेसिकली, या फ्रेम जिसको स्विचिंग कहते हैं, फ्रेम स्विच होता है वहां पर, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग लेयर 2 पे होती है। हालांकि ये लेयर 3 में भी हो सकती है, लेयर 3 में भी इसकी सपोर्ट चाहिए होती है। अच्छा, वो कैसे होगा जी, देख लेंगे उसको भी। लेकिन पैकेट स्विचिंग किसे कहते हैं, स्विचिंग जो है वो नेटवर्क लेयर पर भी होती है। यहाँ पे अगर आप देखें, हमने जो अभी तक पढ़ा था कि स्विचिंग ये है कि जो एक पैकेट है वो यहाँ से R2 से निकला, R यहाँ पे गया, इस स्विच ने इसको फॉरवर्ड किया, इस स्विच ने इसको फॉरवर्ड किया, फिर वो R5 तक पहुंच गया। तो कहने का मतलब है जब स्विचेस फॉरवर्ड कर रहे थे एक दूसरे को, तो वहां पे हमने इसको कहा था कि ये पैकेट स्विचिंग नहीं थी, वो फ्रेम की स्विचिंग हो रही थी, क्योंकि पैकेट जो है वो लेयर 3 पे होते हैं, लेयर 2 पे पैकेट नहीं होते, लेयर 2 पे फ्रेम होते हैं। तो वहां पे फ्रेम स्विच हो रहा था बेसिकली, फ्रॉम वन स्विच टू अनदर। पैकेट स्विचिंग क्या है, जो एक पैकेट स्विच होता है फ्रॉम वन नोड टू अनदर। इस बार एलिस ने एक पैकेट फॉरवर्ड किया टुवर्ड्स R3, तो स्विच जो है वो फ्रेम फॉरवर्डिंग करते हैं, फ्रेम को फॉरवर्ड करते हैं फ्रॉम वन स्विच टू अनदर। और इसी तरीके से जो राउटर है वो एक्चुअली पैकेट फॉरवर्डिंग करते हैं, वो फॉरवर्ड करते हैं एक पैकेट को फ्रॉम वन राउटर या वन नोड टू अनदर। तो एलिस ने एक पैकेट फॉरवर्ड किया R2 को, और वो R2 ने जो है वो पैकेट फॉरवर्ड किया R4 को, R4 ने R5 को, R5 ने R7 को, और R7 ने बॉब को। तो ये पैकेट स्विचिंग हो रही है बेसिकली, एक पैकेट स्विच हो रहा है फ्रॉम वन नोड टू अनदर। तो ये पैकेट स्विच करना होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेयर 3 की, पैकेट स्विचिंग करना। और ये पैकेट स्विचिंग जो होती है वो आईपी की बुनियाद पर होती है, आईपी को देख के कि व्हाट इज द डेस्टिनेशन आईपी, इस बेस पे फॉरवर्डिंग होगी, ये पैकेट स्विचिंग कहलाती है। मैक एड्रेस यूज होता है लेयर 2 पे, और वहां पे जो है वो फ्रेम स्विचिंग कहलाती है कि फ्रेम स्विच हो रहा था फ्रॉम वन स्विच टू अनदर। और वो हो रहा था किस बेस पे जी, अगर लैंड है, इथरनेट है, तो मैक की बेस पे होगा, और अगर वो वैन के स्विच हैं तो वहां पे लेबल की बेस पे होगा, या वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर VCI की बेस पे होगा। बहरहाल इन्हीं वजूहात की बिना पे वो फ्रेम फॉरवर्ड होगा। तो वो बेसिकली लेयर 2 के एड्रेस के ऊपर जो है ना, वो लेयर 2 में जो एड्रेस जो भी लिखा होगा, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन, लेयर 2 के हेडर को रीड करते हुए वो फॉरवर्डिंग करेगा। लेकिन लेयर यहाँ पे नेटवर्क लेयर के अंदर जो राउटर है वो लेयर 3 के हेडर को की बुनियाद पे फॉरवर्डिंग करता है।
इसलिए इसको हम कहते हैं IPv4 जो एड्रेस होता है बेसिकली IP एड्रेस, उस IP की बेस पे फॉरवर्डिंग करता है, और इसको हम कहते हैं बेसिकली IP फॉरवर्डिंग या पैकेट स्विचिंग कहा जाता है, कि पैकेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। पैकेट स्विचिंग में जो है ये कनेक्शन लेस होता है, बेसिकली आपस में जो पैकेट से उनका कोई रिलेशन नहीं होता। तो नेटवर्क लेयर जो है उसको डिज़ाइन किया गया था कनेक्शन लेस सर्विस के लिए, जिसमें एक जो आपके पास पैकेट है हैव नो रिलेशनशिप टू एनी अदर। तो इसका मतलब है कि वो मुख्तलिफ पाथ फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने ये पैकेट फॉरवर्ड किया, अगर आप देखें यहाँ पर सेंडर ने 1 2 3 4 ये पैकेट फॉरवर्ड किए नेटवर्क लेयर से होते हुए, वो यहाँ पे सेंडर ने फॉरवर्ड किए। R1 को पहले पैकेट मिला, पैकेट नंबर 1। R1 ने अपना टेबल कंसल्ट किया, फॉरवर्डिंग टेबल, और देखा कि अच्छा R1 का जो टेबल होता है जिसको फॉरवर्डिंग टेबल हम कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्डिंग टेबल। आमतौर पर इसको फॉरवर्डिंग टेबल नहीं कहते, इसका असल में नाम राउटिंग टेबल है, तो हम अभी वही नाम इस्तेमाल करेंगे, राउटिंग टेबल। R1 ने जो है वो राउटिंग टेबल अपना इस्तेमाल किया यहाँ पे जी, और राउटिंग टेबल में उसने देखा कि इस पैकेट 1 को कहाँ फॉरवर्ड करना है। तो राउटिंग टेबल के मुताबिक जो बेस्ट एंट्री थी वो ये थी कि इसको R4 की तरफ फॉरवर्ड करना। सिमिलरली से जब सेकंड पैकेट आया फिर चेक किया, यानी कि राउटर हर पैकेट के लिए उस टेबल को कंसल्ट करता है कि और पता लगाता है कि ये पैकेट किस तरफ फॉरवर्ड करना है। तो यानी कि अगर उसको 1 मिलियन पैकेट 1 सेकंड के अंदर मिल रहे हैं तो वो 1 मिलियन टाइम्स जो है इस टेबल को कंसल्ट करता है। फॉर ईच एंड एवरी पैकेट वो टेबल को कंसल्ट करता है आपका जो है राउटर। हर अच्छा ये एक राउटर नहीं, हर राउटर ऐसे करेगा। तो राउटर 1 ने पहले, फिर राउटर 2 ने जब पैकेट नंबर 2 आया फिर कंसल्ट किया अपना टेबल और पता लगा कि उसको इस तरफ निकालना है। राउटर 3 सॉरी पैकेट नंबर 3 के लिए उसने इस तरफ निकाला, 4 के लिए भी। तो बेसिकली हर पैकेट के आने पे वो दोबारा से अपना राउटिंग टेबल जो है उसको देखता है और उसके मुताबिक वो फॉरवर्डिंग करता है। ऐसे ही R4 के पास ये पैकेट नंबर 1 पहुंचा, और इधर से जब R3 ने अपना टेबल देखा तो उसने कहा कि 3 को इधर निकाल दो, 4 को इधर निकाल दो। ठीक है जी बात। तो बेसिकली उसको इन दोनों पैकेट्स जो हैं इन दोनों के लिए मुख्तलिफ उसको फॉरवर्डिंग नोड नजर आए, और राउटर ने मुख्तलिफ पाथ के ऊपर दोनों पैकेट्स को भेज दिया। अब अगर आप देखें राउटर R5 के ऊपर जो पैकेट्स हैं वो मुख्तलिफ पाथ से होकर आ रहे हैं और आउट ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं, और मतलब पैकेट जो सेंड हुए थे 1 2 3 4 हुए थे, और जो रिसीव हुए हैं वो 2 4 3 1 हुए हैं। 1 वाला पैकेट जो वहां से सबसे पहले फॉरवर्ड होता है सबसे आखिर में पहुंचा, उसका मतलब ये हुआ कि पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हुए हैं। तो ये होगा जब पैकेट्स के दरमियान में आपका रिलेशन नहीं होगा, कनेक्शन लेस आपकी फॉरवर्डिंग होगी, पैकेट स्विचिंग होगी, तो पैकेट डेफिनेटली आउट ऑफ ऑर्डर आएंगे। इनको इन ऑर्डर करने के लिए लेयर 4 के ऊपर मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं असेंबली और रीअसेंबली करना पैकेट्स की। ये लेयर 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन पैकेट्स को इन ऑर्डर करके इनको फिर दोबारा कंबाइन करके एक मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट करे। ठीक है जी, तो ये लेयर 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वैसे करना। आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, अच्छा डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं बल्कि आईपी एड्रेस, क्योंकि लेयर 3 है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की बेस पे फॉरवर्डिंग होगी। तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जैसे बी है तो वो टेबल चेक किया कि बी उसका फॉरवर्डिंग एड्रेस है, नेक्स्ट जो उसका हॉप है या जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो बी है, तो वो चेक करता है कि बी डेस्टिनेशन अगर हो तो पैकेट को किस तरफ निकालूँ। तो वहाँ लिखा हुआ कि अगर डेस्टिनेशन एड्रेस बी है तो आप पैकेट को पोर्ट नंबर 2 पे निकाल दें, तो वो पोर्ट नंबर 2 पे पैकेट को निकाल देगा क्योंकि वहाँ मैच होगी, तो वो एंट्री मैच करता है। अब क्वेश्चन ये होगा कि इस तरह तो राउटर का बड़ा हैवी काम है कि हर पैकेट के लिए वो मतलब फिजिकल लेयर को भी चेक करेगा, लेयर 2 को भी देखेगा, और फिर लेयर 3 के ऊपर वो ये फॉरवर्डिंग करने के लिए लुकअप चेक करेगा सारा। तो यस, राउटर की बड़ी हैवी एक्टिविटी होती है, राउटर की भी, स्विच की, नेटवर्क डिवाइसेस की। हमने पहले ही बात की है कि ये ऐसा नहीं है कि सिंपल पैकेट आया और भेज दिया, नहीं, इन्होंने प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किए होते हैं, बड़ा सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म इन्होंने इंप्लीमेंट किया होता है प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से ये सारा नेटवर्क चलता है। और ये डिवाइसेस इसलिए इनकी कॉस्ट होती है कि ये इतनी इंटेलिजेंट डिवाइसेस होती है जो इतने सारे काम कर सकें। अच्छा, वर्चुअल सर्किट अप्रोच भी है इसके अंदर, जहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं। यहाँ पे पैकेट जो हैं वो सारे उनका आपस में रिलेशन होगा और वो एक ही मैसेज से बिलोंग करेंगे और वो एक ही पाथ फॉलो भी करेंगे। लेकिन वर्चुअल सर्किट में हमें पता है पहले से कि बगैर बिफोर सेंडिंग डाटा हमें क्या करना होता है जी, हमें वर्चुअल सर्किट बनाना होता है, और जब वर्चुअल सर्किट हमें मिल जाता है, बन जाता है, वर्चुअल पाथ अवेलेबल हो जाता है, फिर हम उस पाथ के ऊपर डाटा सेंड करते हैं और बाद में हम उस कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। ये हमने देखा था। इसकी जरा हम देखते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, जब वर्चुअल सर्किट बन जाएगा तो वर्चुअल सर्किट का हर पाथ का एक अलग से आइडेंटिफायर भी होता है। याद है ना हमने जो कहा था वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, तो VCI, ये जो एंड पे लिखा हुआ है,
तो हर पैकेट के अंदर सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और वीसीआई लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अब जो फॉरवर्डिंग होगी वो इस लेबल, इस आइडेंटिफायर की बुनियाद पे होगी। तो ये जी सेंडर ने एक पैकेट जो है वो ए से बी भेजना है। तो हाँ सॉरी, ये वो है जो जब हम पाथ बना रहेंगे सब सेम पाथ से जाएंगे। तो ये है इन ऑर्डर जाएंगे, इन ऑर्डर भेजे जाएंगे और इन ऑर्डर ही वो पहुंचेंगे। इसलिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा कि उनको आउट ऑफ ऑर्डर आ गए, उसको रीअसेंबली करनी पड़े, उनकी ऑर्डरिंग ठीक करनी पड़े। तो इस एक्स्ट्रा एफर्ट से आप बच जाते हैं अगर आप शुरू में थोड़ा सा काम कर लें कि एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लें और पाथ टू पाथ बना लें बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऐसे। अब जो है वो लेबल L1 जो है आइडेंटिफायर, उसकी बेस पे फॉरवर्डिंग होगी। तो वो चेक करेगा कि पोर्ट नंबर ए पे मुझे जो है वो एक पैकेट मिला है जिसका लेबल है L1, तो मुझे इसको आउट करना है पोर्ट 2 पे, और लेबल जो लगाना है वो क्या लगाना है जी, L2 लगाना है। तो आप देखें वो पोर्ट 2 पे लगाएगा, फॉरवर्ड करेगा और L2 उसके साथ वो लेबल लगा देगा, आउट गोइंग लेबल जिसको हम कहते हैं। अब ये कैसे होता है, इसको हमने देखा था पहले भी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पैकेट जो है वो A to B जा रहा है, ठीक है जी बात, और R1 के पास आया, R1 के राउटिंग टेबल में, अच्छा R1 जो है उसके पास, अब उसने इसको फॉरवर्ड करना है। इस सबसे पहले वो क्या करेगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा बिटवीन ए एंड बी। ये करने के लिए वो सबसे पहले इस पैकेट को जो आया एक नंबर देता है जिसको वो कहेगा वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, अपनी तरफ से एक नंबर एज्यूम करेगा। तो लेट्स से राउटर R1 ने जो नंबर एज्यूम किया, जो लेबल लगाया इस पैकेट को, वो 14 था। तो ये 14 जो आपको रेड में नजर आ रहा है, ये 14, ये ए ने लगा के नहीं भेजा, बल्कि इस वक्त 14 इसने खुद लगाया। इसने कहा वो तमाम पैकेट जो ए से बी जा रहे होंगे मेरे लिए, उनके पास जो लेबल है वो 14 है, वो उसने लगा दिया। और अब उसको फॉरवर्ड किस तरफ करें, आउटगोइंग पोर्ट कौन सी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो सवाल, इसका जवाब ये है कि वो कंसल्ट करेगा अपने राउटिंग टेबल को। तो सवाल ये है कि अगर उसने अपने राउटिंग टेबल को ही देखना था तो फिर हम ये क्यों यूज कर रहे हैं लेबल। तो इसका जवाब ये है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये लेबल बना लेंगे तो हमें राउटिंग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो गलत है बात। राउटिंग टेबल की हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी, आईपी एड्रेस से हम जान नहीं छुड़वा सकते। हाँ, आईपी बेस्ड फॉरवर्डिंग जो होती है जिसको हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा वो काम स्लो होता है। हम देखेंगे कि ये लेबल आसान यानी कि इसको असाइन करके हमें वन टाइम एफर्ट तो होगी जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की है, लेकिन बाद में ये काम बहुत सिंपल और स्मूथ हो जाएगा। इसलिए हम इसको बियर करते हैं इस ओवरहेड को, कि हमें राउटिंग टेबल को यूज करते हुए एक और टेबल बनाना पड़ेगा। तो असल में राउटिंग टेबल को यूज करते हुए ये वाला एक और टेबल बनेगा जिसमें लेबल्स होंगे। इसको आप लेबल टेबल भी कह सकते हो, या इसको आप वीसीआई टेबल भी कह सकते हो, इस तरह कोई भी नाम है जो लेबल की बेस पे टेबल बना हुआ है, वो आईपी की बेस पे बना हुआ है, उसको राउटिंग टेबल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी राउटर के पास राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री ना हो, कि उसको ये ना पता हो कि बी किस तरफ है, तो पाथ भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होने से पहले एक चीज जरूरी है, वो ये जरूरी ये है कि हर राउटर को पता हो कि कौन सा आईपी एड्रेस, कौन सा डेस्टिनेशन किस तरफ है। अगर किसी राउटर को किसी डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता तो वो उसकी तरफ पैकेट फॉरवर्ड नहीं कर सकता। और यही यहाँ पे हो रहा है कि अब R1 जो है वो अपने राउटिंग टेबल में देख रहा है और चेक कर रहा है कि ये जो पैकेट ए से बी जाना चाह रहा है, जो डेस्टिनेशन एड्रेस बी का होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को वो उस राउटिंग टेबल में देखेगा तो कहेगा जी इसको आप पोर्ट 3 पे आपने फॉरवर्ड करना है। अच्छा, जब उसने वो वहां से नोट कर लिया कि एक बार, उसने वो 3 का जो नंबर था वो अपने पास यहाँ पे नोट भी कर लिया कि 3 यहाँ पे। अच्छा, अब उसको ये नहीं पता कि आउट गोइंग करते हुए लेवल क्या लगाएं, तो इसको वो एम्प्टी करके छोड़ के आगे भेज देता है। अच्छा, अब ये पैकेट R3 को मिला, R3 ने नोट किया कि अपने पास टेबल में कि एक पैकेट है जो ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है और मेरी पोर्ट नंबर 1 पे रिसीव हुआ है। अब इसको वो अपनी तरफ से नंबर देगा, एक रैंडम नंबर चूज करेगा और अपनी तरफ से इसको दे देगा। ठीक है जी बात, और टेबल में नोट कर लेगा। तो ऐसे होगा ये R3 ने भी, जो उसके पास पोर्ट नंबर 1 से पैकेट है, उसको उसने ये लेवल 66 लगाया, किसने, R3 ने लगाया। और उसके बाद उसने राउटिंग टेबल देख के पता लगाया कि पैकेट को किस तरफ फॉरवर्ड करना है। तो राउटिंग टेबल में लिखा होगा कि ये पैकेट हमने नोड नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड करना है। तो वो पोर्ट नंबर 3 पर उसने उसको फॉरवर्ड कर दिया और लेबल जो है आउटगोइंग लेबल उसने खाली छोड़ दिया, क्योंकि उसके बारे में भी इसको पता नहीं है और अभी तो हम पाथ इस्टेब्लिश कर रहे हैं।
फिर ये पैकेट इस तरफ चल पड़ा और R4 को मिला। R4 ने भी अपने टेबल में क्या एंट्री करनी कि मुझे पोर्ट 1 से एक पैकेट मिलेगा और लेबल उसको मैं 22 लगाऊंगा और इसको आउट करना है पोर्ट नंबर 4 पे और आउट गोइंग लेबल नहीं लगाना, तो वो 4 पे आउट करेगा और पैकेट जो है वो B पे पहुंच गया। अब B जो है वो भी अपने पास एक टेबल बना लेता है। आपको पता है कि हर कंप्यूटर का अपना राउटिंग टेबल भी होता है। हाँ जी, तो जो B कंप्यूटर है उसने भी अपना एक टेबल बना लिया और उसको पता होता है कि कौन सा IP एड्रेस अगर होगा तो मैं पैकेट किस तरफ भेजूँ। ये बड़ी अहम बात है। तो बेसिकली ये हो रहा है कि B जो है उसने अपने पास नोट कर लिया कि A से B जो पैकेट आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा, इसको अब जाहिर बात है B ने कोई नंबर देना है तो B इसको एक नंबर देगा। अब चूंकि B डेस्टिनेशन है और पैकेट इससे आगे नहीं जाएगा तो B ने रिप्लाई बैक भी करना है ताकि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए। तो है ना, ये जो पैकेट आ रहे हैं ना A to B वाले, ये सारे A से लेके B तक पाथ सेटअप करने की रिक्वेस्ट हैं सारी, और इनके जवाब में वो एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजेगा। तो क्या हुआ, B ने अपने पास जो टेबल है उसने क्या किया, B ने अब क्या किया जी, B ने ये देखिए B एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है और B 77 लगा के भेज रहा है एक्नॉलेजमेंट। क्यों? क्योंकि B बेसिकली 4 को बता रहा है कि जो पैकेट आपने मुझे A से B तक के लिए हमें कहा था जाना है, जो ट्रैफिक जा रही है, उसको मैंने नंबर जो साइन किया है वो 77 है। और आइंदा जब पैकेट A से आए, A की तरफ से आए मेरे लिए, तो तुमने उसको नंबर आउट गोइंग लेवल 77 लगाना है। ये बेसिकली B A को सॉरी R4 को बता रहा है। R4 ने अपने टेबल में इस बात को नोट कर लिया कि जब पैकेट मुझे पोर्ट नंबर 1 से आएगा और उसमें लेबल 22 लगा हुआ होगा, ठीक है, और मैंने क्या करना है, इसको पोर्ट नंबर 4 पे लगाना है और आउट गोइंग लेबल मैंने 77 लगाना है, क्योंकि B ने कहा है कि जब पैकेट आप मुझे भेजें तो लेबल 77 लगाएं। शुरू के अंदर चूंकि ये बात हमें पता नहीं थी कि अगली नोड को ने क्या कहा हुआ है और वो क्या लेबल नंबर एक्सपेक्ट करती है, तो इसलिए हमने उसको खाली छोड़ दिया था। तो जब सेटअप की रिक्वेस्ट जा रही होगी तो उसमें आउट गोइंग लेबल खाली होगा। जब एक्नॉलेजमेंट आ रही होगी तो एक्नॉलेजमेंट में हर पिछली नोड अगले को बताएगी कि आइंदा जब तुम पैकेट भेजोगे तो आउट गोइंग लेबल ये लगा के भेजना, क्योंकि मैंने ये चूज किया। यानी कि अब जो जो सिलेक्शन जिस नोड ने की हुई थी वो अपने से पिछली नोड को बता रही है। तो B ने R4 को बताया कि मैंने इसके लिए, इस पाथ के लिए जो मैंने वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर जो नंबर चूज किया है VCI नंबर, वो 77 लगता है। आइंदा जब आप मुझे पैकेट भेजें तो 77 लगा के भेजना है। तो आइंदा R4 जो है वो 77 लगा के भेजेगा। सिमिलरली R4 जो है वो R3 को बता रहा है कि जो पैकेट आपने मुझे भेजा था जिसके साथ आपने जो है वो A से B जा रहा था, इसमें आपने आइंदा 22 लगा के भेजना है आउट गोइंग लेवल में, क्योंकि मैंने 22 चूज किया। तो क्या होगा, ये जो R3 ये नोट कर लेगा कि 22 है। सिमिलरली R1 भी नोट कर लेगा। अब R1 के पास आ गया। R1 जो है बेसिकली वो पैकेट वापस A को भेजेगा और उसे कहेगा कि आइंदा जब आपने पैकेट B को भेजना हो, A से B पैकेट जाना हो, तो आपने लेवल 14 लगा के मुझे भेजना है। देखिए राउटर R1 भी जो है वो A को बता रहा है। अब A ने नोट कर लिया। तो इस तरीके से पाथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं। अब डाटा की बारी है। अब डाटा आएगा जी, डाटा आएगा ये जी। तो पाथ बन चुका है और टेबल्स के अंदर एंट्रियां मौजूद हैं। अब डाटा आ रहा है। तो A ने डाटा बनाया, सोर्स A है और डेस्टिनेशन B है, और उसने साथ ही 14 लगा दिया। अब ये 14 किसने लगाया? A ने लगाया। 14 ही क्यों लगाया? क्योंकि राउटर R1 ने जो नंबर चूज किया है इसके लिए वो 14 है। तो इसका जो है बेसिकली कसूर A का नहीं है कि उसने 14 की चूज किया। जो A से कहा गया उसने वही नंबर चूज किया। A से कहा गया था 14 चूज करना है, आपने 14 लगा के भेजना है। तो उसको पता है कि जो R1 है वो 14 एक्सपेक्ट करेगा। अगर उसने यहाँ गलती से कोई और नंबर लगाया तो R1 उसको एक डिफरेंट ट्रैफिक कंसिडर करेगा और हो सकता है उसको फॉरवर्ड ही कहीं ना करे, ये भी हो सकता है। ठीक है जी बात। तो इसलिए ये पैकेट जब मिलेगा R1 को तो R1 कहेगा अच्छा पैकेट जो है वो पोर्ट नंबर 1 से इन हुआ, उसमें इनकमिंग लेवल 14 था। मैंने अब ये राउटिंग टेबल नहीं देखेगा, अब ये इसी लेबल टेबल को देखेगा। और लेबल टेबल के मुताबिक अगर पोर्ट 1 से पैकेट आया उसमें 14 नंबर लगा हो तो उसको आपने आउट करना है पोर्ट नंबर 3 पे और लेबल लगाना है 66। तो अब विदाउट कंसल्टिंग राउटिंग टेबल, तो राउटिंग टेबल सेटअप फेस में एक बार कंसल्ट हुआ सिर्फ। इसका मतलब राउटिंग टेबल का पहले स्मूथ होना, पहले कंप्लीट होना जरूरी है, उसके बाद ही आप ये वर्चुअल सर्किट की जो है ना कम्युनिकेशन कर पाएंगे और इस तरीके से आपको जवाब मिलेंगे, अदरवाइज आपको नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली सब हुआ। फिर उसने देखे वो 66 लगा के भेज दिया। लास्ट टाइम जब उसने सेंड किया था वहाँ पे 66 नहीं लगाया था क्योंकि उसको पता नहीं था कि क्या लगाना है। अब उसको पता है। अब R3 के पास ये पैकेट आया। R3 कहा कि अच्छा
पोर्ट नंबर 1 से इन हुआ, लेवल 66 है तो इसको आउट करना है पोर्ट नंबर 3 पे और लेवल लगाना है 22, तो वो उसने यहाँ कर दिया। R4 को मिला, R4 ने कहा अच्छा पोर्ट 1 से पैकेट इन हुआ है, लेवल 22 है तो उसको मैं आउट करूंगा पोर्ट 4 पे और लेवल लगाऊंगा 77। तो अब आप देखें 77 आके भेज दिया और अब वो पैकेट 77 के साथ बी को मिला, बी ने उसको प्रोसेस किया। तो इस तरीके से बेसिकली ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही है। ठीक है जी, बात देख रहे हैं आप। तो ये है वर्चुअल सर्किट स्विचिंग एट द नेटवर्क लेयर 3 पे, लेकिन इसको इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, ज़्यादातर लोग ईथरनेट को यूज़ करते हैं। हालांकि ये एक अच्छी टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें इनिशियल फेज के अंदर आपका जो राउटिंग टेबल है सिर्फ वो कंसिडर होता है, बाद में आपका ये लेबल टेबल ये कंसिडर होता है, ओवरहेड को कम करता है। इसका एक और फायदा भी है कि तमाम पैकेट सेम पाथ फॉलो करेंगे तो आपको पैकेट जो रीअसेंबली करने का हेडेक भी बच जाएगा। तो परफॉर्मेंस ही, जो परफॉर्मेंस है उसके 3 बेसिकली पार्ट होते हैं, डिले, थ्रूपुट और पैकेट लॉस। डिले के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा हुआ है पहले कि डिले क्या होता है। ये डिले इन 4 चीज़ों में होता है। डिले होता है ट्रांसमिशन डिले, प्रोपेगेशन डिले, ठीक है जी बात, प्रोसेसिंग डिले और क्यूइंग डिले। ये 4 तरह के होते हैं और उसके ऊपर हमने तफसीली बात की थी कि ये कैसे फॉर्मूले क्या हैं, कि कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो बेसिकली इसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं कि ये हमारा टॉपिक हमने पहले कवर किया हुआ है। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट होता है कि नंबर, अगर आप लेयर 2 पे बात कर रहे हैं कि थ्रूपुट क्या होती है, तो लेयर 2 में कहेंगे थ्रूपुट इज इक्वल टू फ्रेम पर सेकंड, नंबर ऑफ फ्रेम्स सेंड पर सेकंड, के एक सेकंड में कितने फ्रेम आपने सेंड किए। तो बेसिकली ये जो ट्रांसमिशन रेट है, बिल्कुल जी हाँ। तो लेयर 2 पे अगर आप बात करें तो ट्रांसमिशन रेट जो है वो ही आपका क्या होता है जी, आपका ये थ्रूपुट कहलाती है कि आप कितने फ्रेम्स पर सेकंड आप भेज रहे हैं। लेयर 3 पे अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां पे नंबर ऑफ पैकेट्स पर सेकंड होगा, तो ये पीपीएस बन जाएगा, पैकेट्स पर सेकंड। तो नंबर ऑफ पैकेट्स पर सेकंड जो है ये लेयर 3 पे ये परफॉर्मेंस थ्रूपुट कहलाती है। और इस तरीके से अगर हम बात करें लेयर 2 की, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो थ्रूपुट के लिहाज से वो क्या होगी, नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड। और वहाँ पे वो जो हमने देखा था TFR जो था, ये फ्रेम ट्रांसमिशन टाइप, वहाँ से आपको ये रेट निकलेगा अगर आप उसका उल्ट कर लें। सिमिलरली थ्रूपुट जो है अगर आप लेयर 3 पे देखें तो पैकेट्स पर सेकंड है, वो भी इस तरीके से अगर आप देखें तो वो ट्रांसमिशन टाइम से ही निकलेगी थ्रूपुट। तो कहते हैं इन अपाथ, अगर आप यूज कर रहे हैं ऐसा पाथ जिसमें जो पैकेट है वो मुख्तलिफ लिंक्स और नेटवर्क के थ्रू होके जा रहा है, कहीं पे लिंक फास्ट है कहीं स्लो है, तो फिर थ्रूपुट कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ तो हम लेयर 3 में एंड टू एंड की बात करते हैं, एंड टू एंड की बात करते हैं, फिर कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल ये दे रहा है जी वो आपको, लेट्स से वो कहता है कि ये जो लिंक 1 है वो 200 kbps का, उसका ट्रांसमिशन TR होना, ट्रांसमिशन रेट ये है। अच्छा, लिंक 2 का ये है, लिंक 3 का ये है। अब अगर आप देखें यहाँ पर, अच्छा जी, तो मैं कहता कि ये जो ये किलोबिट्स पर सेकंड के लिहाज से 200 किलोबिट, 100 किलोबिट, 150 किलोबिट। अब इसमें अगर सोर्स जो है उसका लिंक फास्ट है 200 किलोबिट पर सेकंड, 200 किलोबिट, अगर वो 200 किलोबिट्स के लिहाज से डाटा सेंड करना शुरू कर दे तो क्या होगा? पैकेट्स जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि दरमियान में जो लिंक है वो 100 kbps की वजह से ऊपर सेंड नहीं कर सकते। इसको मतलब है कि जो R1 की इस तरफ लिंक है वो उसकी स्पीड डबल है और इस तरफ लिंक जो है उसकी उससे हाफ है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से फुल स्पीड से डाटा सेंड करेंगे भी तो R1 उन सबको एक वक्त में आगे नहीं भेज सकता, क्योंकि आगे वाला लिंक जो है वो स्लो है। तो ये लिंक बॉटलनेक, तो अगर आप देखिए पीछे जो है पाइप का साइज बड़ा है, दरमियान में छोटा है और आगे भी थोड़ा सा बड़ा है। अब आप ओवरऑल किस स्पीड से भेजेंगे? जो आपका मैक्सिमम जो आप फुल कर सकते हैं वो इस पाइप को कर सकते हैं, इस पाइप को आप फुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको आप फुल कर देंगे तो पानी जो है बेसिकली वो आगे बैक ट्रैक होना शुरू हो जाएगा, आगे जाएगा नहीं, क्योंकि आगे तो लिंक, आगे तो ये आपका जो है ना जो रास्ता है यहाँ पे टंग है, कंजेस्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ से आगे पैकेट हम पानी पाइप की बात करें तो वाटर कह लेते हैं, वाटर आगे यहाँ से मूव नहीं करेगा। अगर पैकेट्स की बात करें तो अगर आप यहाँ पे 200 किलोबिट्स पर सेकंड के लिहाज से पैकेट भेज रहे हैं, पैकेट्स भेज रहे हैं, डाटा सेंड कर रहे हैं, आगे 100 है, तो इसमें यहाँ भी ऐसे ही होगा कि वो आप उस स्पीड से आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ पैकेट्स को आपको यहाँ पर मेमोरी में रखना होगा, जिसको हम क्यू कहते हैं, जिसको हम बफर कहते हैं। लेकिन इवेंचुअली एक वक्त आएगा कि बफर भी भर जाएगा, तो क्या होगा? R1 को कहना ही पड़ेगा सोर्स को
कि भाई आप डाटा रेट अपना कम करें। कितना कम करें? कम से कम जो है 100 किलोबिट्स तक करें या इससे कम करें, लेकिन 100 किलोबिट्स से ऊपर ना करें। समझा रही है बात? इसलिए अच्छा, इधर ये 100 है, आगे 150 है, तो अगर आप इसको फुल कर भी दें 100 किलोबिट्स पर सेकंड के लिहाज से यहाँ डाटा भेज रहे हैं, तो आगे 150 है, वो आराम से उसको रेफर कर लेगा। तो हम कहेंगे कि जो बॉटल नेक लिंक है इसमें बेसिकली वो क्या होता है, नेटवर्क में, पूरे नेटवर्क में जो सबसे स्मॉलेस्ट बैंडविड्थ का लिंक होता है वो आपकी बॉटल नेक कहलाती है। दिस इज द बॉटल नेक लिंक, यहाँ पे जो लिखा हुआ नजर आएगा ये बॉटल नेक। अच्छा जी, ये अगर आप देखें, ये जानी मानी से एक डायग्राम R1 से R2 के दरमियान में जो लिंक है वो शेयर्ड है, उसकी बैंडविड्थ 600 किलोबिट्स पर सेकंड। 3 सोर्स है, 3 डेस्टिनेशन है, अगर ये तीनों के दरमियान में शेयर हो जाए तो हर एक के हिस्से में 200 किलोबिट्स पर सेकंड आएगा। इसका मतलब ये है कि जो शेयर्ड अगर बैंडविड्थ है तो वहां पे भी आप एक खास रफ्तार से ज़्यादा डाटा नहीं भेज सकते। ठीक है जी बात। और वहां पे भी आपकी जो एक्चुअल बैंडविड्थ है या थ्रूपुट है, वो एक्चुअल थ्रूपुट भी जो है वो बैंडविड्थ से कम ही होगी। तो ये वो कहने का मतलब, अगर शेयर्ड है तो वहां भी आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे बड़ी अहम बात है, और बात करता हूँ आपको। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि मल्टीप्लेक्सिंग भी हो रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल हो रही होगी। यानी कि जो 3 सोर्स हैं उन तीनों को कंबाइन करके उनका डाटा एक लिंक पे भेजा जाएगा। ये मल्टीप्लेक्सिंग कौन करेगा? ऑफ कोर्स स्विच करेगा, राउटर करेगा। उसका मतलब, और ये राउटर के अंदर जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो किस लेवल पे हो रही होगी? फिजिकल लेयर के लेवल पे हो रही होगी, यानी कि लेयर 1 पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो नीचे लेयर 2 के हमने जितने पिछले प्रोटोकॉल पढ़े हैं वो सारे राउटर के अंदर मौजूद होते हैं। राउटर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये सब करेगा, क्योंकि उसने इस लिंक को शेयर किया हुआ बिटवीन ऑल दिस। तो उनके हिसाब से उनको वो मल्टीप्लेक्स करता है कि पीछे जो लिंक है वो स्मॉल डाटा रेट के हैं, आगे एक हाई डाटा रेट का लिंक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही थी, ये मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। और ये कौन कर रहा है? राउटर कर रहा है। राउटर के अंदर ये लेयर 1 पे ही हो रही है, लेयर 3 पे नहीं हो रही। मल्टीप्लेक्सिंग लेयर 3 पे हो रही है, सॉरी लेयर 1 पे ही हो रही है। अच्छा, तो अनदर इशू जो है इसमें जो परफॉर्मेंस चालू रहता है वो है पैकेट लॉस। जिस तरह भी हमने देखा था कि बॉटल नेक की वजह से पैकेट लॉस्ट हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी। तो पैकेट लॉस की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है कि आपके पास सोर्स जो है उसकी स्पीड डाटा सेंड करने की ज़्यादा है, और दरमियान में जो एक लिंक है वो स्लो है। और अगर आप हाई स्पीड डाटा भेजते रहेंगे तो वो उतनी स्पीड से प्रोसेस नहीं कर सकता, तो उसको अपने क्यू में रखना पड़ता है या अपने बफर में रखना पड़ता है। और इवेंचुअली अगर डाटा हाई स्पीड से आता रहे तो वो बफर भी फुल हो जाएगा, और बफर फुल होने के बाद पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। जब पैकेट ड्रॉप हो जाएंगे तो लॉस हो जाएंगे। अच्छा, जब पैकेट ड्रॉप हो जाता है या लॉस हो जाता है तो फिर क्या होता है? होता यह है कि राउटर कहता है सोर्स को कि आपका ये वाला पैकेट नंबर 1 लॉस हो चुका है, दोबारा भेजें। पैकेट नंबर 10 लॉस हो चुका है, दोबारा भेजें। तो बेसिकली सोर्स को बार बार रीट्रांसमिशन करनी पड़ती है। तो हम इस चीज़ का अंदाज़ा किस तरह लगाते हैं कि पैकेट लॉस्ट हो रहे हैं या नेटवर्क जो है उसके अंदर कंजेशन है, नेटवर्क में कोई डिवाइस या कोई लिंक चोक हो गया है और नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है इस वक्त। उसका उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? उसको उसको जज करने का एक तरीकाकार तो ये है कि अगर आप देखें आपको बार बार नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ रही हो कि ये वाला पैकेट नहीं पहुंचा, रीट्रांसमिट करें, ये नहीं पहुंचा, रीट्रांसमिट करें, यानी रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट अगर आपको बार बार आने लगे तो इसका मतलब ये है कि पैकेट आपके सही से नहीं पहुंच रहे और ज़्यादातर पैकेट आपके रीट्रांसमिट हो रहे हैं। तो इसको मतलब कि आगे जो कोई आपके पास जो लिंक है या नोड है वो चोक हो चुकी है और वहाँ पे कंजेशन हो चुकी है। इसका मतलब ये है, तो ये बार बार रीट्रांसमिशन की जो रिक्वेस्ट है वो इंडिकेशन होती है ऑफ द कंजेशन, नंबर 1। नंबर 2, एक और तरीके से भी इसको आप पता लगा सकते हैं। खैर हम आगे चलते हैं और देखते हैं उसने किस तरीके से बताया कि एक जो नोड है जो कि कम स्पीड वाली है वो खुद से मैसेज कर दे सोर्स को कि आप डाटा रेट कम करें, मैं इतनी स्पीड डाटा नहीं भेज सकती। इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं और पैकेट लॉस का आपको पता चल सकता है कि पैकेट लॉस हो सकता है। तो ये सारी बात यहाँ लिखी हुई है, आगे चलती है। अच्छा, कंजेशन पैकेट लॉस की वजह से क्या हो रहा है जी? कंजेशन हो रही है। कंजेशन कंट्रोल के जो मैकेनिज्म है और किस तरीके से कंट्रोल की जाती है, वैसे तो ये लेयर 4 का कंप्लीट ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर डिस्कस किया जाता है। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर का टॉपिक है और वहीं पे हम इसको बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से होता है और कंजेशन होती क्या है। यानी कि जब पैकेट लॉस होना शुरू होते हैं
या कोई बॉटल नेक लिंक होता है या कोई नेटवर्क में डिवाइस चोक हो गई है, तो उसके जो बफर होते हैं बेसिकली वो फुल हो जाते हैं और उसके बाद पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। जब पैकेट ड्रॉप होना शुरू होते हैं तो फिर वहाँ पे वो रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट जाना शुरू हो जाती है और पैकेट लॉस की वजह से बार बार रीट्रांसमिट हो रहा होता है। तो आप कहेंगे कि आप कंजेशन हो चुकी है। इस कंजेशन को कंट्रोल करने के जो मैकेनिज्म है वो लेयर 4 पे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ जस्ट एक जो या दो टेक्निक आपको जस्ट वैसी इंट्रोडक्शन के लिए बताए थे, ज़्यादा तफसील में नहीं है और ना ही हम उसके ऊपर इतना फोकस करेंगे। तो कंजेशन जो है वो थ्रूपुट और डिले के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। देखें, जब बार बार रीड ट्रांसमिशन होगी, एक ही पैकेट बार बार जाएगा, तो आपकी थ्रूपुट बड़ी सख्त मुतासिर हो रही है। आपके वो जो यूजफुल आपकी थ्रूपुट है कि आप 100 पैकेट भेज रहे हैं, आगे 30 पहुंचते हैं, 70 नहीं पहुंचते, तो आप उनको बार बार रीड ट्रांसमिट करेंगे तो आपकी एक्चुअल जो थ्रूपुट है वो बहुत कम हो जाएगी। ऐसे ही डिले बहुत बढ़ जाएगा कंजेशन की वजह से कि आगे दरमियान में जो है वो कंजेशन है, लिंक स्लो है, तो आपका डाटा बहुत स्लो हो जाएगा और डिले बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इसका। अच्छा, यहाँ वो कहता है कि ये एक डायग्राम थोड़ी सी यूजफुल है। ये ग्राफ ये कहता है कि अगर आपके पास ये पहले डायग्राम में देखें, ए में आप देखें, अगर डिले को अगर आप देख लें, इस तरफ डिले बढ़ेगा। आप अगर लिंक है आपके पास लेट से, आप उसमें एक पैकेट भेजते हैं, आसानी से पहुंच गया, 2 भेजते हैं, 3 भेजते हैं, यानी आप लिंक के ऊपर लोड बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स पर सेकंड आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, बात लोड बढ़ा रहे हैं। शुरू शुरू में डिले जो है उसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक पैकेट भेजें, 10 भेजें, एक ही बात है। लेकिन एक खास लेवल के बाद डिले बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब आपके पैकेट की रफ्तार इतनी हो जाएगी कि अगली जो आपके पास नोड है या अगला जो स्विच है या राउटर है, जब उसके पास पहुंचता है पैकेट, तो वो उसको डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करता, बल्कि उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्यू में। जब थोड़ा सा क्यू में वेट करना पड़ेगा तो आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं रहेगी, बल्कि थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ ड्रॉ करके, इसका मतलब कि जब तक ये लाइन स्ट्रेट है, तो यहाँ से लेके कहाँ तक स्ट्रेट है जी, ये इस पॉइंट तक, यहाँ तक स्ट्रेट है। ये अगर आप देखें, ये आपका वो नजर आ रहा होगा, और उससे आगे वो लाइन ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई है। तो ये देख रहे हैं आप, तो दिस इज द पॉइंट। ये मैं कहता हूँ ये वो पॉइंट। इसका मतलब लोड आपने लेट्स से ये यहाँ 10 था फॉर एग्जाम्पल, तो लोड आप 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 6 7 8 9 10 करें, डिले की वैल्यू वही रहती है, डिले नहीं बढ़ता। इसका मतलब ये है कि अगली जो डिवाइस है वो इतने पैकेट्स को हैंडल कर लेती है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ पैकेट्स आपने बढ़ा के लेट्स से 20 कर दिए, मैं कहता हूँ ये लेट्स से 20 है, तो डिले क्या हो गया, डिले बढ़ गया। ठीक है, लोड बढ़ाने से अब डिले बढ़ गया, क्योंकि अब पैकेट्स को थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है क्यू के अंदर, जो उसकी अगली जो राउटर की क्यू है, क्योंकि जो उसके प्रोसेस करने की स्पीड है वो कम है और पैकेट्स तेजी से आ रहे हैं, तो वो कुछ पैकेट्स को थोड़ी देर के लिए क्यू में रखता है। करते करते आप इस पॉइंट पर पहुंचे, आपने इतना इतना लोड किया तो डिले की वैल्यू ये हो गई, काफी ज्यादा हो गई है। फिर थोड़ा सा आपने थोड़ा सा और लोड बढ़ाया, थोड़ा सा और लोड बढ़ाया, तो डिले की वैल्यू तो वो आसमानों को छूने लग गई। ये देखें अगर आप, तो आपकी एक खास वैल्यू ऑफ लोड होता है कि जिसके बाद अगर आप लोड को बढ़ाते हैं, यानी कि इस रीजन में अगर आप चले जाते हैं लोड को बढ़ाते बढ़ाते, तो आपकी कंजेशन शुरू हो जाएगी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोड इतना रखें जो कभी जो हमें जो इस रीजन के अंदर हो, इस रीजन के अंदर, यानी कंजेशन ना होने पाए, फिर कंजेशन नहीं होगी। इसलिए हम डिले की बेस पे भी हम सेंस कर सकते हैं कंजेशन हो रही है कि नहीं हो रही, और हम उसके लिए हम उसको अवॉइड करते हैं कि डिले एक खास हद से ज़्यादा ना हो पाए। सिमिलरली थ्रूपुट के लिहाज से भी ऐसा ही है। शुरू में जब आप 1 फ्रेम पर सेकंड भेज रहे हैं तो थ्रूपुट बढ़ रही है, भेज रहे हैं, एक खास लेवल आएगा जिस तरह यहाँ पे है, अगर उससे ज़्यादा आपने पैकेट्स भेजना शुरू कर दिए तो क्या होगा, वो पैकेट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, और जब ड्रॉप होंगे तो रीट्रांसमिट होंगे तो आपकी एक्चुअल थ्रूपुट मुतासिर होगी। तो ये एक यानी कि वही बात होगी जिस तरह वहाँ था, यहाँ भी ऐसी है कि एक खास लोड से ज़्यादा आप पैकेट्स नहीं भेजेंगे। थ्रूपुट आप नंबर ऑफ पैकेट्स पर सेकेंड जो है तो एक खास उससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। तो उस ये बेसिकली बात इस यहाँ पे, ठीक है। ये जी, तो कंजेशन जो है उसको आप एलिवेट करने के जो तरीके हैं वो दो हैं। आप बैक प्रेशर से सेंस कर लें कि यहाँ कंजेशन हुई है, उसको आप अवॉइड कर लें। कैसे, सोर्स पैकेट भेज रहा है, पैकेट यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ पे राउटर 3 पे आ गया, लेकिन राउटर 3 जो है वो चौक हुआ है, यहाँ पे कंजेशन है, तो क्या होगा, इसकी ये पैकेट कहाँ रखना शुरू कर देगा,
ये पैकेट अपने मेमोरी में रखना शुरू कर देगा, बफर के अंदर, क्यू के अंदर। अब रखते रखते क्या हुआ है, रखते रखते वो बफर भी फुल हो गया और पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो गए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जितने पैकेट्स पर सेकंड ये भेज रहा है उतने आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहे, तो एक बैक प्रेशर फील होगा इसको बेसिकली, इस वाले सोर्स को। कैसे होगा फील? एग्जांपल मैं आपको वाटर की देता हूँ। अगर आप एक पाइप के अंदर पानी को वॉल में डाल के भेजते हैं, ठीक है जी बात, वॉल के साथ पाइप लगाया, वॉल खोल दिया, पानी पाइप में जा रहा है, और पाइप को आप कहीं आगे जाके इस तरह बेंड कर देते हैं, तो शुरू शुरू में तो कोई बैक प्रेशर नहीं आएगा, ऐसे ही है ना, जहां तक पानी जा सकता है वहां तक जाएगा। जब वहां पहुंच जाएगा, वहां जहां पे वो आपने उसको बेंड किया हुआ पाइप को, वहां जाके वो पानी प्रेशर के अंदर जमा, वो पाइप में जमा होना शुरू हो जाएगा, और वापस प्रेशर किसकी तरफ जाएगा? वॉल की तरफ जाएगा। तो वॉल फील कर लेता है, अगर वहां पे आप कोई डिवाइस लगाए, कि देयर इज बैक प्रेशर, और अब जो है बेसिकली हमारा जो पाइप है वो फुल हो चुका है और आगे कहीं पे बेंड है और आपका पाइप ब्लॉक है। तो वो क्या करेगा बेसिकली, वो उस जो अपना जो उसकी जो स्पीड है सेंड करने की, पानी भेजने की जो स्पीड है, उसको स्लो कर देगा। सम टाइम इवन बिल्कुल पानी को बंद कर देगा सेंड करना। तो बैक प्रेशर बेस जो होते हैं आपके, ये मिलते हैं वॉल्व, इस तरह बैक प्रेशर फील करते हैं और अपनी स्पीड को कम करते हैं। ऐसे ही सोर्स भी यही करता है, जो पैकेट की फॉर्म में अगर आप देखें, तो जब वो पैकेट सेंड कर रहा है और उसे कोई मसला नजर नहीं आ रहा, वो मजीद सेंड करेगा। लेकिन इवेंचुअली उसको रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई है कि जी कंजेशन हो रही है और आगे नेटवर्क में मसला है, और वो मजीद पैकेट नहीं भेज सकता। तो इस बैक प्रेशर को फील करके सोर्स अपना डाटा रेट खुद ही कम कर लेता है, डाटा भेजना कम कर। इससे आप क्या करते हैं, इससे भी कंजेशन को आप कम कर सकते हैं। इसके बारे में मजीद तफसीलात हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, जो हमारे पास लेयर है, लेयर 4 में। अच्छा, एक और चोक मैसेज, कि जो डिवाइस चोक हो गई है वो डायरेक्ट एक मैसेज भेजे किसको, जी सोर्स को, और कहे कि बेसिकली कि यहाँ पे कंजेशन हो गई है और आप अपना डाटा रेट कम करें, मैं मजीद को हैंडल नहीं कर सकती। तो ये चोक का मैसेज जो है बेसिकली, ये असल में चोक का मैसेज यही बैक प्रेशर वाला मैसेज ही होगा, जो बताएगा जी कि आगे मसला है, अब मजीद आप ना भेजें, तो अपना डाटा रेट कम करें। ठीक है जी बात। तो चोक वाले मैसेज से ये बेसिकली पता लगा लेते हैं कि आप बता देते हैं सोर्स को कि आप इसको सोर्स क्विंच मैसेज भी कहते हैं, कि सोर्स को क्विंच कर रहे हैं, उसको तंग, उसका यानी कि उसकी स्पीड कम कर रहे हैं, कि वो आप कम फ्रेम जो है वो पर सेकंड भेजें। ठीक है जी बात। तो ये हमारे पास मेन काम था। अच्छा, अब नेक्स्ट, ये हमारे आज के अहम टॉपिक थे जो हमने डिस्कस की। अब जो एक बात है वो ये है IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस जो है ये हमारा सबसे अहम टॉपिक है, नेटवर्क लेयर के अंदर सबसे अहम टॉपिक है, और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है वो इसके हवाले से होगी। जो आपकी पूरे कोर्स के सबसे अहम टॉपिक्स हैं उनमें से एक टॉपिक ये है IPv4 एड्रेसेस और इनकी एड्रेसिंग। इस टॉपिक को आपने तफसील से करना है इंशाल्लाह। हमने बहुत इसके ऊपर काम करेंगे, लैब भी इसके ऊपर हम एक्सटेंसिव करेंगे इंशाल्लाह, ताकि इसके ऊपर मसला ना हो। बहुत सारे लोग CCNA भी कर लेते हैं और अच्छा खासा मतलब उनको एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी ये IP एड्रेसिंग वाले मामलात में वो बहुत मतलब उनका डिज़ाइन काफ़ी वीक होता है। तो नेटवर्क के डिज़ाइन के अंदर IP एड्रेसिंग जो है ये बहुत अहम है। अच्छा, तो आगे चलते हैं जी, देखते हैं क्या है। इंटरनेट के अंदर जब आप बात करते हैं नेटवर्क लेयर की, तो नेटवर्क लेयर पे जो एड्रेस आप किसी कंप्यूटर को देते हैं उसको कहते हैं IP एड्रेस। IPv4 इसलिए लिखा है कि उसका जो पहला वर्जन था वो 4 है और नेक्स्ट जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो 6 है। ये क्यों है इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करें, जब हम कहते हैं ना IP एड्रेस, तो उसका मतलब यही होता है कि लेयर 4 IPv4 एड्रेस, लेयर 3 का एड्रेस। IP एड्रेस ये वाहिद एड्रेस है जो पूरी इंटरनेट के अंदर पहचाना जाता है अक्रॉस, और पूरी दुनिया में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इस IP की बेस पे हो रही है। यानी एक्चुअली वो जो हम कहते हैं ना कि मैक एड्रेस है और ये वो, नहीं, IP एड्रेस इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम। IP एड्रेस के बगैर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। यानी कि इंटरनेट के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब का IP एड्रेस है, और IP एड्रेस की बेस पे ही आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करें, किसी राउटर को एक्सेस करें, किसी जो है अपने सर्वर को एक्सेस करें, आपको IP एड्रेस चाहिए होता है, और IP एड्रेस शुड बी यूनिक। तो पूरी यानी कि इंटरनेट के अंदर जो पूरी ग्लोबली आप देखें, जो एड्रेस यूनिक होना चाहिए वो IP एड्रेस है। IP एड्रेस शुड बी ग्लोबली यूनिक, ये बड़ी अहम बात है। हम कहते हैं ना मैक एड्रेस, ठीक है, हर एक का अपना डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैक एड्रेसेस कम्युनिकेट करते हुए, मैक यानी कि मैक एड्रेस की बेस पे आप ग्लोबली कम्युनिकेशन नहीं करते। मतलब पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन जो हो रही है वो मैक की बेस पे नहीं हो रही, बल्कि IP की बेस पे हो रही है।
और अभी जो कि हमने ईथरनेट पढ़ा था तो हमने वहाँ पे बात की थी कि जो मैक एड्रेसेस हैं वो सिर्फ ईथरनेट के फ्रेम में होते हैं। अगर आपने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, जैसे हमने वैन में देखा था आज के फ्रेम रिले है, ये एटीएम है, तो वहाँ उनके हेडर के अंदर जो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो मैक एड्रेस नहीं होगा, बल्कि वो कोई और कोई लेबल होगा या वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर होगा, इस तरह की कोई चीज़ होगी, लेकिन वो मैक एड्रेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक एड्रेसेस जो हैं वो सिर्फ लैन लेवल पे होते हैं, लैन के अंदर। वैन के अंदर यानी इंटरनेट के अंदर तो मैक एड्रेस होते ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि जो आईपी एड्रेस है असल में ये वो एड्रेस है जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है और हमारा पैकेट जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक अक्रॉस द ग्लोब पहुंच सकता है, वो इस आईपी एड्रेस की बेस पर पहुंच सकता है। तो ये आईपी एड्रेस का यूनिक होना ज़रूरी है, और आईपी एड्रेस के बगैर कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं है, इसके बगैर कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं है। और इसी के बेस पे यानी कि इंटरनेट को इंटरनेट बनाने वाला जो एड्रेस जो है बेसिकली प्रोटोकॉल, वो आईपी प्रोटोकॉल है। और आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए इसका नाम भी वही है, आईपी जो है इसका मतलब यही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेस को हम इसलिए इंटरनेट एड्रेस भी कहते हैं। अच्छा, तो इंटरनेट को इंटरनेट बनाने वाला मैंने कहा कि आईपी एड्रेस ही है असल में, इसके बगैर ये मुमकिन नहीं था। तो जब से आईपी आपका जो है ये प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस हुआ ओएसआई टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर, तब से ये हमारा इंटरनेट जो है ये बनना पॉसिबल हुआ, और तब से ये चीज़ें जो है वो मार्च वजूद में आई। उससे पहले ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो आईपी प्रोटोकॉल बिग हिट थी, इसलिए अगर आप देखें लेयर 3 जो है उसके ऊपर और जो बाकी प्रोटोकॉल्स है वो इतने मारूफ नहीं है, आईपी बहुत मारूफ है। तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि इंटरनेट के ऊपर एक ही प्रोटोकॉल है, सिर्फ लेयर 3 के ऊपर एक ही प्रोटोकॉल है जिसको कहते हैं आईपी प्रोटोकॉल। हालांकि ऐसा नहीं है, और भी है। जैसे ये हमारे पास एक जो है वो कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास लैंड जो है उसके अंदर इथरनेट होता है सिर्फ, हालांकि और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, नाम में लेता रहता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही लेयर 3 के ऊपर भी सिर्फ आईपी प्रोटोकॉल नहीं है, और भी हैं, लेकिन ये पॉपुलर इतना हुआ कि दूसरों के बारे में तो नाम अब किसी किसी को तो नाम भी नहीं पता होता। ठीक है जी बात। तो अब हम इसमें मेजर पोर्शन जो कवर करेंगे वो आईपी एड्रेस का और आईपी प्रोटोकॉल के ऊपर ही हम ज़्यादा अपना फोकस रखेंगे और इसी को डिस्कस करेंगे हम, आईपी प्रोटोकॉल को सबसे अहम जो हमारा है। अच्छा जी, तो IPv4 एड्रेस क्या होता है? IPv4 एड्रेस जो है 32 बिट का एक एड्रेस होता है जो हम डिवाइसेस को देते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बताना, तो मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमारे पास जो लेयर 3 है, यहाँ पे अपने एक मिनट सेटिंग ठीक करना ताकि मैं अपना माउस सही तरह यूज कर सकूँ। जी, तो ये हमारे पास लेयर 3 है, और ये लेयर 2 समझ लें, और ये हमारे पास नीचे वो लेयर 4 है। ये लेयर 3 है, L3, लेयर 2 और लेयर 1 फिजिकल लेयर। यानी आईपी एड्रेस जो है अगर आप देखें वो यहाँ पर लेयर 3 पे होते हैं आईपी एड्रेस, जो एड्रेसिंग स्कीम है। और लेयर 2 पे कौन से होते हैं जी? लेयर 2 पे आप देखें मैक भी हो सकता है, ऐसे ही है ना। लेयर 2 पे वो अगर फ्रेम रिले है तो वहाँ पे वो लेबल होंगे, लेबल्स होंगे। ठीक है जी बात। अच्छा, वर्चुअल सर्किट होगा तो वीसीआई वीपीआई वगैरह होंगे, वीसीआई इस तरह की। तो कहने का मतलब है लेयर 2 पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो लेयर 2 पे बहुत सारी देयर आर वेराइटी एंड अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल एट लेयर 2। उनके नाम क्या है और यहाँ पे नाम भी लिख लेते हैं हम। इथरनेट इज़ वन ऑफ देम, जो कि लैन में इस्तेमाल होता है। टोकन बस टीबी लिखता हूँ मैं, टोकन रिंग टीआर ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, टीआर। इस तरीके से और कौन सा जी? फ्रेम रिले एफआर। इसके अलावा और कौन सा है? एटीएम। अच्छा, और कौन से हैं इसमें? और भी बहुत सारे हैं जी। सोनेट देखा था उस दिन आपने, सोनेट, सोनेट भी है, सोनेट। अच्छा, सिर्फ ये नहीं और भी बहुत हैं। अच्छा, इसमें से ये जो 3 हैं ये लैन में इस्तेमाल होती हैं,
और ये बाकी सारी हैं वैन में। तो ये लैन के लिए और ये वैन के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लेयर 2 के ऊपर तो एक मतलब से कह सकते हैं कि आप वैरायटी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। अब आप देखें लेयर 3 के ऊपर सिर्फ एक है, आईपी एड्रेस। यहाँ पे कौन सा एड्रेस होगा? आईपी एड्रेस। और यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा होगा? प्रोटोकॉल का नाम भी आईपी है, याद है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस। तो कहने का मतलब ये हुआ, अच्छा यहाँ पे मैंने कहा कि और भी हैं, लेकिन मोस्ट वाइडली जो है ना वो आईपी ही है, बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसके अलावा एक और भी है, उसका नाम अभी जो है मैं खैर मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें और भी है, अच्छा आईजीएमपी है, इसमें एक आईजीएमपी है, आईजीएमपी आईसीएमपी है एक, ये प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल और स्मॉल प्रोटोकॉल है, ये वो है जो कि कभी कभी इस्तेमाल होता है। आईसीएमपी एक ये होता है। अच्छा, इसके अलावा आईपीवी का वर्जन 6 है, ठीक है। अच्छा गूगल उसका है, एप्पल वालों का है एप्पल टॉक, वो वाले हैं। एनसीपी है, एनसीपी के नाम से भी होता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैरायटी है वो इतनी फेमस नहीं है एज कंपेयर टू जितना आईपी है, और ना ही वाइडली यूज्ड है। तो आप कह सकते हैं इसेंशियली हमारे पास ले दे के जो एक ऑप्शन बचता है लेयर 3 पे वो यही है। और आईपी को बनाने का मकसद भी यही था, आईपी को डिजाइन करने का मकसद ये था कि जो नीचे वैरायटी है उस सब को हम डील कर सके एक ही प्रोटोकॉल के जरिए से, और वो हो आईपी एड्रेस। इसका मतलब यह है कि नीचे पीछे जितने मर्जी एड्रेस हो, लेयर 3 नीचे, अगर नीचे आपके पास लैन में इथरनेट चल रहा है तब भी आपके पास ऊपर आईपी एड्रेस होगा। फ्रेम रिले है, एटीएम है, सोनेट है, जो भी आपके पास लैन में चल रहा है ऊपर आपके पास लेयर 3 पे आईपी प्रोटोकॉल ही होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास आईपी जो है उसके डिजाइन का मकसद यही था, टू वर्क विद ऑल द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज एट लेयर 2। तो ये सबके साथ एक ही प्रोटोकॉल काम करता है, ताकि सीमलेसली कम्युनिकेट कर सके सबके साथ। वरना अगर इंटरनेट के लिए खास रिक्वायरमेंट होती कि नहीं ऊपर लेयर 3 पे ही होना चाहिए, तो आपका इंटरनेट और कॉम्प्लेक्स हो जाता। इस कॉम्प्लेक्सिटी को डील करने के लिए जो लेयर 2 पे एग्जिस्ट करती है, जो वैरायटी है बहुत सारी, इसको डील करने के लिए आपने लेयर 3 पे एक ऐसा प्रोटोकॉल डिजाइन किया जिसका मकसद ये है कि जो लेयर 2 पे अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं उन सब के साथ मिलकर काम करना और उन सब की कॉम्प्लेक्सिटी को डील करना। तो इसलिए आईपी लेयर बहुत अहम है इस लिहाज से, ठीक है जी बात, इस लिहाज से बहुत अहम है। अच्छा इसके अलावा जो प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पर वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, मुझे याद आ गया, राउटिंग प्रोटोकॉल आरपी में कहता हूँ। और राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर फिर बहुत सारे हैं, कुछ 6-7 किस्म के प्रोटोकॉल हैं इसके अंदर, ठीक है जी बात। तो इसेंशियली जो बात मैं कर रहा था वो ये है कि लेयर 3 जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो एक ही तरह का एड्रेस आपको मिलेगा अक्रॉस द बोर्ड पूरे इंटरनेट के अंदर की हर जगह। चाहे नीचे लेयर 2 पे जो भी टेक्नोलॉजी हो, ऊपर आईपी होंगे और आईपी एड्रेस की बेस पे काम हो रहा होगा, इसलिए आपका इंटरनेट जो है वो बना, क्योंकि उसमें हर डिवाइस के अंदर एक ही तरह की कॉमन चीज़ थी। और कॉमन होने की वजह से डिवाइसेस क्या कर सकती हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो वैसे अंडरलाइंग मुख्तलिफ भी हों बेशक, ठीक है जी बात। तो ये एक मकसद था लेयर 3 के अंदर आईपी प्रोटोकॉल की डिज़ाइन का, टू इंटीग्रेट और टू इनकॉपरेट, ठीक है, और टू वर्क विद ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल एग्जिस्ट एट लेयर 2। अच्छा IPv4 एड्रेस जो है वो कहते हैं कि यूनिवर्सली यूनिकली एंड यूनिवर्सली डिफाइंस, इस बात को छोड़ दें आप, ये द आईपी एड्रेस ऑफ द नहीं इसको ये an IP address is a 32-bit address that uniquely and universally defines the connection of a host or a router to the internet, ठीक है जी बात। तो ये यूनिवर्सली यूनिक होता है और यूनिवर्सली आइडेंटिफाई करता है किसी भी राउटर को, किसी होस्ट को इंटरनेट के अंदर। एड्रेस स्पेस के वाले से बात करते हैं और हम बात खत्म करते हैं, हमारी लास्ट स्लाइड है आज की। अब अगली बात यह है कि ठीक है हमने कहा कि ओके अगर दुनिया में आप हर डिवाइस को एक आईपी एड्रेस देंगे, क्योंकि आपने कहा कि लेयर 3 के ऊपर हमें आईपी की बेस पे काम करना है और हर जो है डिवाइस वो लाजमी उसके पास एक आईपी एड्रेस होगा जिसकी बेस के ऊपर वो और आईपी प्रोटोकॉल भी होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसकी बेस पे वो पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करेगी।
चाहे वो राउटर हो, चाहे वो होस्ट हो, चाहे वो कोई फायरवॉल हो, चाहे वो स्विच हो, किसी भी चीज़ को जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है, उससे कम्युनिकेट करना है, आपके पास उसके जो आपने एड्रेस देना है वो आईपी एड्रेस होगा, और जो प्रोटोकॉल वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो आईपी प्रोटोकॉल होगा। तो सवाल पैदा ये होता है कि आईपी एड्रेस कितने हैं पूरी दुनिया में, जो आपके पास अवेलेबल कितने आईपी एड्रेस हैं? तो उसका जवाब ये है जी कि चूंकि 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, तो 2^32 4 बिलियन आईपी एड्रेस आपके एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपके पास हैं 32 बिट से जो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या ये 4 बिलियन काफ़ी हैं? जी, इसका जवाब दें जी मुझे, क्या ये काफ़ी है 4 बिलियन पूरी दुनिया के लिए? अब अगला सवाल ये है ना कि क्या ये काफ़ी हैं या नहीं काफ़ी? बताएं जी, कोई तो बताओ भाई। कोई नहीं बता रहा, ये तो गलत बात है। फवाद रहीम बताओ। फवाद रहीम, आवाज नहीं आ रही? हाँ भाई फवाद रहीम बताओ। अच्छा, कोई भी नहीं बता रहा। चले मैं खुद इसका जवाब देता हूँ। इसका जवाब ये है कि नहीं, क्योंकि अगर आप देखें दुनिया में, हाँ बोलो फवाद। जी सर। बताओ, मैंने कुछ पूछा है? सर मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया था। मैंने बोला है भाई, रीड कहाँ से नहीं करना, तुमने सुना नहीं है। मतलब सवाल ये है, सुना नहीं। सवाल ये है कि जो मैंने कहा एड्रेस स्पेस के अंदर 2^32 एड्रेसेस होते हैं, यानी कि 4 बिलियन। तो ये 4 नंबर ऑफ, बिलियन। हाँ 4 बिलियन एड्रेस, क्या ये काफ़ी है कि हर एक बंदे को, हर एक होस्ट को, या दुनिया में हर कंप्यूटर को आप अगर एक आईपी एड्रेस दे दें तो सबके लिए काफ़ी हो जाएंगे या कम पड़ जाएंगे? कम पड़ेंगे सर ये, क्योंकि मेरे दुनिया में तो काफ़ी सारे हैं और हर एक के पास अलग अलग ये इंडिविजुअल हर एक पर्सन का तो नहीं है, क्योंकि बंदे जो है 2-2 3-3 पीसीज भी रख सकते हैं, तो उनका तो है आईपीस चेंज हो सकती है ना अलग अलग, तो बिल्कुल ये कम पड़ सकती है कम पड़ कुछ सकते कुछ लिहाज से। हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास हर मोबाइल फ़ोन का एक आईपी एड्रेस होता है जी, ना? तो इसका मतलब ये होगा कि डिफरेंट डिवाइसेस, हाँ, हाँ, डिफरेंट डिवाइसेस हाँ, आती हैं, तो इसके हिसाब से ये फिर आईपीस ज़्यादा हो जाती हैं, अगर हम तो फिर खाली, ये कम पड़। अगर हम सिर्फ ये देख लें कि दुनिया में आज तक कितने मोबाइल बने हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी बात, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बने हैं, इससे ज़्यादा बने हैं, ये कम है नंबर। जी, तो ये कहने का कम है मतलब, ना। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें, अच्छा दुनिया में 7 अरब इंसान हैं, ये 4 अरब जी, है। ये 4 है, 4.2 बिलियन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर इंसान के लिए, वैसे स्टडी तो ये है कि हर इंसान को कम से कम 3 आईपी एड्रेस सही होते हैं, कम से कम। जी 3। क्योंकि आईओटी के बाद तो अब आपके घर में मौजूद एसी, आपके फैन, लाइट्स और वॉशिंग मशीन, इवन जो आपका ये ओवन होता है, यहाँ तक इनको भी डिवाइसेस को जो आप कंट्रोल करते हैं ओवर द इंटरनेट पूरे घर को, आईपी के थ्रू उस कंट्रोल कर वो सकते हर हैं। डिवाइस का, हर अप्लायंस का एक आईपी एड्रेस होता है। तो आपको हो सकता है एक घर के अंदर 100 आपको आईपी एड्रेस देने पड़ जाए, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसके साथ काम करें, तो ये एड्रेस स्पेस कम पड़ गई है। इसलिए कम पड़। हमने फिर इसको, इस मसले का हल निकालने के लिए फिर हमने और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया है। वो क्या है वो हम बाद में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पूरा इसका एक्सटेंसिवली स्टडी करेंगे कि आईपी एड्रेस जो है वो क्या होता है, और उसको उसको अब इसकी हमने तफसीलात करनी है, और अगर हमें कोई नेटवर्क डिज़ाइन करना हो तो उसमें आईपी एड्रेस हम किस तरह असाइन करते हैं। ठीक है जी बात। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये लेक्चर ना अपलोड कर दें, ठीक है सर? ठीक है, कर देते हैं जी। और पर डेली मतलब जो लेक्चर हो उसी दिन अपलोड कर दिए तो ठीक, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक, ओके, ठीक है ओके। सर, तो जैसे आप लाजमी कह याद रहे हैं से। सर, जी जी बताओ। हेलो हमारा अस्सलाम वालेकुम सर। बस सर जैसे आपके लेक्चर में सर आप बता रहे हैं कि आईपी एड्रेस कम पड़ रहे हैं, तो सर अभी कुछ इस पे काम हो रहा है कि नए आईपीस अभी इजाद हो रहे हो या मैं कुछ? आपको बताता हूँ कि 90s में 90s में इस बात का अंदाजा हो गया था कि आईपी एड्रेस कम पड़ेंगे 1990 में, यानी कि 90 की जी दहाई में। तो तब से काम हो रहा है कम। और इसके लिए अल्टरनेट सोल्यूशन डिज़ाइन किए गए हैं। ऑलरेडी 2-3 तो अवेलेबल हैं, एक और भी है जो भी मार्केट में आ जाएगा।
आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन उस तरीके से IPv6 जो है, IPv6 भी इसी वजह से मार्केट में आया है। IPv4 को IPv6 एक्सटेंड किया गया है, यानी कि IPv6 जो है वो 128 बिट का होता है। 128, हाँ 128 बिट, तो 2⁻128 कितना नंबर बनता है? अच्छा खासा बनता है सर ये। तो वो इतना बनता है शायद कि अगर आप हर इंसान को 1 बिलियन IP भी दें तो शायद पूरे ना वो ज्यादा होंगे। हाँ वो फिर भी ज्यादा होगा, जी ऐसे ही है ना। जी। 2⁻128 इज अ ह्यूज नंबर। तो IPv6 इसलिए आया है, और उसके आने से क्या मसाइल हुए हैं, उसके आने से कुछ मसाइल भी हुए हैं। वो क्या मसाइल हैं उन पर डिस्कशन करेंगे हम इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक है, तो ये आगे के जो हमारे लेक्चर हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं। क्या सर ये IP सबके लिए इम्प्लीमेंट होगा, वो मतलब सबके लिए, सबको मिला? सबको। अच्छा, ये कन्वर्ट हो जाएगा उस पे, इसमें ये जो IPv6 है इस पे हाँ, कन्वर्ट करेंगे ये IPv6 पे मूव करेंगे, पूरी दुनिया मूव करेगी। और आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रांजिशन जो है ये चल रही है। अच्छा हाँ, नस्ट में उन्होंने अपना जो कैंपस है उसके अंदर एक ब्लॉक पूरा IPv6 के बेस पे बनाया हुआ है, जिसमें IPv6 की बेस पर कम्युनिकेशन होती है। अच्छा आपकी विंडोज के अंदर विंडोज 7 जब से आई है तब से IPv6 आ चुका है। विंडोज 7 के अंदर IPv6 मौजूद था, और 8 में भी है और 10 में भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। जी ये देखें, प्रॉपर्टीज में जाएं, यहाँ पे आके प्रॉपर्टी में जाएं अगर आप, तो ये अभी देखें जी, IPv6 आ गया ना, ये है वर्जन 6, ये वर्जन 4 है, वर्जन 6 भी है। तो ये विंडो 10 है, विंडो 8 में भी आपको नजर आएगा, विंडो 7 में भी आपको नजर आएगा। ओके जी, आई थिंक काफी हो गया। ठीक है जी बात, ओके, अल्लाह।